भाजपा विधायक विक्रम बबनराव पचपुते ने आर्टिफिशियल फूलों के इस्तेमाल को लेकर स्वास्थ्य संबंधी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बाजार में बिक रहे कई आर्टिफिशियल फूल एक ही बैच के दिखाई देते हैं और जिन फूलों का अभी उपयोग नहीं हुआ है उनमें रंग काफी फ्रेश नजर आते हैं। पचपुते ने दावा किया कि इन फूलों में इस्तेमाल होने वाले रंग और केमिकल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उनका कहना है कि इन रंगों से निकलने वाले जहरीले केमिकल सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा और यहां तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। उन्होंने राज्य सरकार से इस मामले में जांच कराने और आवश्यक एक्शन लेने की रिक्वेस्ट की है। विधायक ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर सख्ती जरूरी है और यदि किसी भी प्रोडक्ट से लोगों की सेहत पर खतरा हो तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। देखो, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स है और अगर आप देखोगे तो ये सेम लॉट के फ्लावर्स है और ये नए फ्लावर्स जो है जो यूज नहीं किए, तो इनका अगर आप कलर देखोगे एकदम फ्रेश कलर दिख रहा है। और इसी लॉट के ये फ्लावर्स है जो यूज किए हैं डेकोरेटर ने कुछ दिनों, मतलब 15-20 दिन यूज किए होंगे, तो इसका कलर फेड हुआ है। तो हम कभी ये सवाल पूछते हैं कि ये फेड हुआ कलर जाता कहाँ है। तो हम लोगों ने जब रिसर्च किया तो एक चीज ध्यान में आई कि ये जो कलर फेड होता है ये हवा में, वातावरण में जाता है और ये जो कलर है इसके नैनो पार्टिकल जब हवा में जाते हैं तो हवा टॉक्सिक हो जाती है। पोल्यूटेड हवा और टॉक्सिक हवा ये दो चीजें हैं। तो ये जो पोल्यूटेड हवा है वो तो घातक है, लेकिन टॉक्सिक जो हवा है वो उससे भी ज्यादा घातक है। और ये कलर्स की वजह से ये जो टॉक्सिक हवा जो हम लोग इनहेल करते हैं वो इनहेल होने की वजह से लंग रिलेटेड डिजीजेस हो गए, तो अस्थमा है, कैंसर है, ये होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरी विनती सरकार से भी है कि इसके लिए यहाँ पे बाकायदा कुछ लॉज है जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जो लॉज बोलते हैं कि ये कलर्स यूज करना या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर्स विद टॉक्सिक कलर्स यूज करना, गवर्नमेंट कंट्रोल लाने के लिए गवर्नमेंट के पास लॉज है, लेकिन एनफोर्समेंट करने के लिए एजेंसीज उतनी स्ट्रांग नहीं है। इसलिए मुझे सरकार से दरख्वास्त है कि अगर हम लोग एनफोर्समेंट सही से नहीं कर पाते तो इट इज बेटर कि उस पर बैन कर दे। अगर बैन करेंगे तो जनता वो डिसीजन ले सकती है कि ये बैन प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहिए। आज मेरा LAQ है, तो आज मेरा ये सदन में मुद्दा है और इस पे मैं सरकार को क्वेश्चन पूछने वाला हूं और मेरी यही विनती होगी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पे लिमिटेशंस आना बहुत जरूरी है। राजस्थान में यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का समर्थन करते हुए कहा कि यह नीति केवल भारत तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि इसे दुनिया भर में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही है। शेखावत ने कहा कि जो देश कभी आतंकवाद को सपोर्ट करते थे वे आज उसी आग से पीड़ित नजर आ रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट प्रयास जरूरी हैं। उनके अनुसार जब तक पूरी दुनिया इस खतरे को गंभीरता से नहीं लेगी तब तक स्थायी शांति संभव नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व भर में आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, ये नीति जग जाहिर है। उन्होंने पहली बार नहीं अनेक बार इस विषय पे इस सारे परिप्रेक्ष्य में चर्चा की है और जिससे पूरी दुनिया सहमत भी है। जो देश आतंकवाद का पोषण करने के लिए काम कर रहे थे आज वो सबसे ज़्यादा आतंकवाद की आग में जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको अब ताप और दर्द महसूस होने लगा है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से दुनिया में एक बार फिर विश्व जो है शांति के मार्ग की तरफ, करुणा के मार्ग की तरफ, और क्योंकि भारत तो बुद्ध की धरती है तो शांति, करुणा, प्रेम और आपसी सामंजस्य इन सब की धरती के युग की तरफ आगे बढ़े। इंडिया AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि इस देश में पहले भी कई बार ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है। दीक्षित ने कहा कि अगर किसी को विरोध पसंद नहीं है तो ये अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र में प्रोटेस्ट का अधिकार सभी को है। उन्होंने कहा कि कई बार सरकारें एहतियात के तौर पर लोगों को हिरासत में लेती हैं और बाद में रिहा कर देती हैं, जिसे एहतियातन हिरासत कहा जाता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है और विरोध को साजिश बताना उचित नहीं है। देखिए साहब, हम लोगों ने बार बार कहा इस तरीके का प्रोटेस्ट करना इस देश में होता रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आपको नहीं पसंद है, चलिए ठीक है भाई, आपको नहीं पसंद है। आप हमारे यहाँ कई बार होता है, विरोध होते हैं, नहीं पसंद होता, आप व्यक्ति को पकड़िए, वहां से बाहर कर दीजिए, थोड़ी बहुत हवा हाथ में डाल के शाम को छोड़ दीजिए। कितनी बार होता है, जिसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। लेकिन जब आप उस पर जिस तरीके का प्रभाव डाल रहे हैं कि अब आप क्राइम देखना चाहते हैं, क्राइम उसमें क्या है? विरोध में या प्रदर्शन में क्राइम होता है क्या? हो क्या गया है कि एक तो प्रधानमंत्री का अपना अहंकार, उनको ये लगता है कि अच्छा मेरे उस पे ये जो है ना कि अब सरकार जो है कानून से नहीं चलती है,
प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के अपने अहम और अहंकार से अब न्याय प्रक्रिया की जाती है। दूसरा ये जो है कि हाउ डेयर यू, कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि हम कुछ भी करें इस देश के बारे में, ऑपरेशन की कोई उसमें भूमिका नहीं होनी चाहिए। ये उस सबसे है जो अब इनको गिरफ्तार करके जेल रखा गया है। भारतीय इतिहास में इस तरीके का किसी प्रदर्शन पे पत्थरबाजी तक के बड़े बड़े प्रदर्शन देखे गए हैं, तोड़फोड़ तक के बड़े प्रदर्शन देखे गए हैं। इस तरीके का सरकार का दमन तो मैंने आज तक नहीं देखा। देश में सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा SIR प्रोसेस के दौरान मृत BLO के परिवारों को सरकारी नौकरी देने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा कदम है और इससे कर्मचारियों को भरोसा मिलेगा कि सरकार उनके परिवारों के साथ खड़ी है। वर्मा ने कहा कि ममता बनर्जी ने हमेशा गरीबों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों में सुरक्षा और विश्वास की भावना मजबूत होगी। मुझे लगता है ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हर समय अपनी संवेदनाएं गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के साथ दिखाई है और मुझे लगता है कि इससे सरकारी कर्मचारियों को और केंद्रीय सरकारियों को एक बल मिलेगा कि उनके परिवार के लिए भी कोई मुख्यमंत्री खड़ा है। ऐसे लोग नहीं जो आज मुख्यमंत्री होने के बाद ये कहते हैं कि हमारे पास नौकरियां तो हैं लेकिन उनके लायक योग्य लोग नहीं हैं। ये खतरनाक है। हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे सरकारों को संवेदनशील होना चाहिए और हमारे कर्मचारियों के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं ममता जी को फिर से एक बार बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के लिए टेक्नोलॉजी सुधार और फाइनेंस विषय पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि पॉलिसी ऐसे पैरामीटर पर बनाई जानी चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, क्रेडिट तक पहुंच आसान बनाएं और बिजनेस करने में आसानी को प्रोत्साहित करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक लाइफ को सरल बनाना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि बजट को अलग थलग नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि ये देश निर्माण की निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। उस पैरामीटर्स पर किया जाना चाहिए। ऐसी नीतियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करें, जो क्रेडिट के प्रवाह को आसान बनाएं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएं, जो गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, जो जनता का जीवन आसान बनाए, उनके लिए नए नए अवसर बनाएं। बजट में इससे जुड़े निर्णय ही अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी बजट को अलग थलग स्टैंड अलोन करके नहीं देखा जाना चाहिए। नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण, यह एक निरंतर प्रक्रिया होती है। हर बजट एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक चरण होता है और हमारे सामने वो बड़ा लक्ष्य है साल 2047 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि शांति और भाईचारे की रक्षा के लिए आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा जरूरी है। चुघ ने कहा कि भारत इजरायल संबंध मजबूत हैं क्योंकि दोनों देश राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म पर वचनबद्धता से कार्य किया है। आतंकवाद के समूल नाश से ही दुनिया में मानवता, शांति व भाईचारे की रक्षा संभव है। भारत इजराइल संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं क्योंकि दोनों राष्ट्र राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करते।
दिल्ली कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग ने कहा कि इससे पंजाब की जनता पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुद्दे अलग हैं और राज्य की राजनीति स्थानीय समस्याओं पर केंद्रित है। उनके अनुसार जनता रोजगार, कृषि और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान देती है। देखो भाई, बात यह है, बधाई देना चाहता हूं केजरीवाल साहब को और सिसोदिया साहब को, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया कुछ भी कि बहुत बड़े इल्जामात लगाए केंद्र सरकार ने, और जिस प्रकार से 1.5 साल अंदर रखा। सुना तो जाता है कि गरीब जो गंभीर आरोप होते हैं उसी में ही 1.5 साल बाद जमानत मिलती है, मर्डर जैसे केस जो होते हैं। तो मेरे को लगता है कि सब लोग 6 महीने, 8 महीने, साल, सवा साल अंदर लगा कर आए, उसके बाद जमानतें हुई। और अगर इतने बड़े आरोप नहीं थे तो 1.5 साल अंदर काहे क्यों रखा? और अगर आरोप थे तो फिर क्लीन चिट कैसे हो गया? ये मेरे से ना सवाल पूछकर अगर आप ये सवाल बीजेपी को, आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी को और केजरीवाल साहब को पूछेंगे तो वो बेहतर बता सकते हैं कि ये खेला क्या था। वैसे मैं उनको बधाई देता हूं कि उनकी जमानत हुई है, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किधर कौन सी बात हुई, ये तो वही बता सकते हैं। दिल्ली कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी मामले में बरी किए जाने के बाद भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा 75 वर्षों से राजनीति में है और उसने कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 75 दिनों में ही कांग्रेस से हाथ मिला लिया। त्रिवेदी ने संकेत दिया कि इस घटनाक्रम के राजनीतिक निहितार्थ हैं और जनता को समझना चाहिए कि किस तरह राजनीतिक समीकरण बदले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा वैचारिक राजनीति करती है और सिद्धांतों से समझौता नहीं करती। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक गठबंधनों और अवसरवाद पर सवाल उठाना भी जरूरी है। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी यदि राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं तो वो भारत के राजनीतिक इतिहास के बहुत अभूतपूर्व लोगों में से एक हैं। हम लोगों ने 1951 में जनसंघ से बने हुए आज हमें 75 साल हो गए हैं। हमने एक भी दिन कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने 75 दिन में हाथ मिलाया था। फिर वो छोड़िए, वो बच्चों की कसम खाएंगे और करोड़ों के शीश महल में रह के रेनॉल्ट का पेन लगाएंगे और ऐसा लगेगा हंडिया के अंदर से निकाल के शर्ट पहने हुए हैं, और उसके बाद 3-3 करोड़ के पर्दे रहेंगे घर में। वो सारी बातें अपनी जगह हैं, परंतु जहां तक इसकी बात है तो देश की जनता ने, और वो भारत के इतिहास के ऐसे इकलौते नेता रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में आरोप लगाने के बाद माफी मांग चुके हैं। और माफी एक नहीं, अनेक नेताओं से, हमारे नितिन गडकरी जी से, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से, कपिल सिब्बल जी से और शायद मनीष तिवारी जी से भी वो माफिया मांग चुके हैं। कई लोगों से माफी मांग चुके हैं। तो मुझे लगता है राजनीतिक आधार पर दिल्ली की जनता उनको राजनीति का उत्तर दे चुकी है। तकनीकी आधार के ऊपर यह विषय जो होगा, इसके ऊपर जो तकनीकी प्रक्रिया होगी वो संबंधित एजेंसियां आगे का निर्णय लेंगी। पूर्व विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने दिल्ली कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य साथियों को बरी किए जाने पर बधाई दी। गोयल ने कहा कि यह न्यायपालिका पर विश्वास को मजबूत करता है और लंबे समय से चल रहे विवाद का अंत करता है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से यह साबित होता है कि सच अंततः सामने आता है। उन्होंने ये भी कहा कि कठिन समय में पार्टी नेतृत्व ने धैर्य और संयम बनाए रखा। गोयल ने उम्मीद जताई कि अब पार्टी विकास और जनसेवा के मुद्दों पर पूरी ताकत से काम करेगी। देखिए, सच्चाई को बहुत दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। ये जो मुकदमा चला था शराब घोटाले को लेकर, ये एक्चुअल में केजरीवाल सरकार की ईमानदारी को तहस नहस करने की एक साजिश थी। शराब नीति जो बनी थी, उस शराब नीति में कहीं न कहीं स्पीकर की भी भागीदारी थी। भागीदारी इन द सेंस कि उसकी नीति बनाने में या उसके कानून बनाने में या उसको
किसी और तरीके से एक लिखित रूप में देने में मेरी भागीदारी नहीं थी। लेकिन कुल मिला के ओवरऑल क्या आ रहा है ये जानकारी में था, उसमें कहीं भी घोटाले की गुंजाइश नहीं थी। आज जो निर्णय आया है सीबीआई कोर्ट का, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। और ये भी एक चेतावनी है निर्णय कि सरकारें अगर इस ढंग से अपने विरोधियों को दबाने की कोशिश करें, अपने विरोधियों पर झूठे मुकदमे लगाएंगे, तो एक न एक दिन मुंह की खानी पड़े। देर हो सकती है लेकिन अन्याय नहीं चलेगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, उनके साथी को। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस नेता अजय माकन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अजय माकन भाजपा के हित में काम कर रहे हैं, जबकि वे कांग्रेस में हैं। भारद्वाज ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जब दिल्ली में उनकी सरकार थी तब भी माकन के करीबी लोग विभिन्न दफ्तरों में काम कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की कमजोरी के पीछे आंतरिक विरोधाभास और गलत रणनीतियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए और दोहरी राजनीति से बचना चाहिए। उनके इस बयान से दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। देखिए, अजय माकन तो बीजेपी के आदमी हैं। 10 साल हमारी सरकार चली, वो सरकारी कागज अजय माकन को कहाँ से मिलते थे? वो आरटीआई लगाते थे? नहीं, वो सरकारी अफसर एलजी को देते थे, एलजी अजय माकन को देते थे। आज भी एलजी ऑफिस में अजय माकन के खास लोग काम कर रहे हैं, ये तो सबको मालूम है। तो अजय माकन तो कांग्रेस में रह के बीजेपी का काम करते हैं और इस तरीके के लोगों की वजह से ही तो कांग्रेस बर्बाद हुई है। ये तो सबको मालूम है, सिर्फ राहुल गांधी जी को नहीं मालूम। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।